प्यारे सजन सखारे सुनो मेरी मैया, बोझ नहीं मैं किसी के सर का, ना मझधार में नैया। पतवार बनूंगी, लहरों से लड़ूंगी, हर मुझे क्या बेचेगा रुपैया। हो अरे मुझे क्या बेचेगा रुपैया। कल बाबा की उंगली को थामे चली थी, कल बाबा की लाठी भी बन जाऊंगी। अम्मा तेरे घरौंदे की चिड़िया हूँ मैं। Good morning everybody. Namaskar. We all know why we are here today. So there is no point discussing too much about the background of the meeting we are organizing here. As you all know, the Housing Rights campaign and movement in this country has been started till 1970s and took some momentum in the 80s with the coming out of the Housing Rights Bill. There was the National Campaign for Housing Rights. Then it was not active for some time till almost 2000. And we had a lot of consultation since then. And we decided to come up with the National Forum for Housing Rights, which also includes the livelihoods and issues of the people. The consideration is more focused on the action plans which we are going to take forward. And we will be looking at the key systematic elimination of the poor, the city makers, through the official process of documentation, enumeration, critical analysis of gaps and opportunities offered by the 11th and 25-year plans, vis-a-vis the urban poor, likely impacts of JNURM2 and RAY on urban working class city makers, implications of urban reforms on informal sector workers with reference to their housing and livelihood. We will be looking at how NFHR can be positioned, how the campaign can be strengthened, coming up with the logo of NFHR, framing a punchline for the campaign, finalizing the location and the structure of NFHR Secretariat in India, finalizing and activating various working groups of NFHR to take up the key issues. हमारे लिए जब हाउसिंग कहते हैं तो हम ये नहीं कहते हैं कि उसके साथ केवल हाउसिंग ही इंपॉर्टेंट है, उसके साथ आजीविका एंड लाइवलीहुड्स, हेल्थ, सैनिटेशन, फूड, एवरीथिंग इज इक्वली इंपॉर्टेंट। हम ये नहीं बोल रहे हैं यहाँ पे कि देयर इज अ प्राइमेसी कि आपको पहले हाउसिंग ही चाहिए, हमको सब कुछ चाहिए उसके अंदर। सो सबका एक्ट बन चुका है, हाउसिंग छूटा जा रहा है, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट व्हेन NFHR इज बीइंग रिजुवेनेटेड, उसको स्ट्रेंथन किया जा रहा है, तो किस तरीके से आने वाले कुछ सालों में जो हाउसिंग के डायमेंशन हम लोग सुप्रीम कोर्ट से लेते हैं बैसाखी के तौर पे, कुछ ऑर्डर्स है सुप्रीम कोर्ट के, कुछ कॉन्स्टिट्यूशन में थोड़ा मोड़ा छीट दिया गया है हाउसिंग के ऊपर, हम उसका इस्तेमाल करते हैं। इट्स टाइम दैट वी हैव एन एनैक्टमेंट नाउ। सो हाउ इज इट कि जो 3 दिन हम जो बात करेंगे हम उस तरफ बढ़ते रहें। हाउ डू वी रिक्लेम द राइट टू द सिटी, बिकॉज वी हैव लॉस्ट द राइट टू द सिटी। ये शहर बन गए हैं मध्यम वर्ग और अमीर लोगों के लिए। ओवरऑल जनरली जब हम देखें तो देयर इज नो पॉलिसी फॉर हाउसिंग। जैसे आप कह रहे थे 1980 में जो बिल बना है, इट हैज नॉट बीन। सो आई थिंक व्हेन इफ दिस फोरम कैन पुश फॉर दैट। और हाउसिंग राइट अपने न्यायिक फैसलों में मौलिक अधिकार है। Draft policy for this city makers, able to make it as a policy, but that also it's sitting in the city. ये शोषण है तो उसका सबका कानूनीकरण हो गया है। और हमें स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी कि पहले आइडेंटिफाई करो कि कौन ये अर्बन पुअर हैं। And saying, are you poorest of the poor? Otherwise we can't fight for you. Because there is somebody poorer than you, we can't fight for you. एविक्शन जो है सबसे बड़ा इशू लगता है, क्योंकि मल्टीपल एविक्शन होता है। थ्रू द पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप बाय बिल्डिंग अ वर्टिकल। उन्हीं के लोग ठेकेदारी भी कर रहे हैं, क्योंकि उनको भी कहीं ना कहीं उस जगह से मतलब होता है। इतनी कॉम्प्लिकेटेड है कि उसमें ही जो स्लम ड्वेलर है या एक्टिविस्ट है वो उलझा रह जाता है। अगर हम गवर्नमेंट को सेंसिटाइज कर पाए इस इशू के ऊपर, और जब हम काउंटिंग में ही उनको नहीं लेंगे तो फिर वो सीधे सीधे होंगे भी हमारे जो बेघर है ही नहीं। डीपीआर में लिखा कुछ और है और वास्तविकता में जो अभी जो बनाए गए हैं उसकी स्थिति बिल्कुल डिफरेंट है।
but they are creating other alternative housing far away from the their residence or their occupations. और जब तक ये पॉलिटिकल एजेंडे में नहीं आ जाता, उस हार जीत के आंकड़े में नहीं आ जाता, और होमलेस विमेन के ऊपर भी कैसे वायलेंस होता है. But there's a real need to understand at what level that begins, at the design stage. Where is the democratic spaces that we're talking about? Purely in terms of human rights. We are talking about human rights as yet. Nothing was there. When we see the sector-wise assessment, उनको वहीं ಮಕಾನ್ चाहिए. ಕರ್ನಾಟಕ ಹೌಸಿಂಗ್ ಬೋರ್ಡ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಆ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಇದೆ, ಅದು ತುಂಬಾ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಇದೆ. Eviction. So what we say is that we have there are Dalit rights, there are children's rights, there are women rights. Everything supposed to be exist on the paper. ಇನ್ನೊಂದು ಈ ಹೌಸಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಲೇಬರ್ Landless people are urban homeless. When we are fighting for the land rights. टेक्निकल चीजों को भी हमें बहुत जरूरत पड़ती है. कोई भी स्ट्रेटेजी नहीं है, हम लोग प्राय मतलब पॉलिसी लेवल में जो भी कर रहे हैं. क्योंकि हम सब जानते हैं कि जो लोग भी शहर में आते हैं वो लाइवलीहुड के लिए आते हैं. जिस तरह से वेस्ट का पूरा मॉडल ऑफ अर्बनाइजेशन हम लोगों ने मेट्रो के लिए लिया और मेट्रो का अब हम स्मॉल एंड मिडिल टाउन के लिए लिया है, which is extremely disastrous. लेकिन स्लम टू स्लम, होमलेस टू होमलेस कम से कम सैकड़ों केसेस हैं जिसमें बहुत सारा जजमेंट पक्ष में है. उसको हम लोग ग्राउंडिंग कैसे कर पाते हैं? जहाँ जहाँ जेएनयूएम बना है, अहमदाबाद, बड़ौदा, सूरत, राजकोट, इट्स अ बिग रैकेट, बिग स्कैम ना. अब ये हो रहा है जैसे रे और जनरल जैसे काफी स्टेट्स में आया है, तो स्टेट ने क्या किया, काफी सारी लैंड जो है रेलवे को ट्रांसफर कर दी. इसलिए वहाँ जहाँ वो रहते हैं वहाँ पे ही उसको मकान बना के देना चाहिए. स्लम डेवलपर रहता तो मिडिल क्लास वाले लोअर मिडिल क्लास वाले कहते क्या यार एक शहर में गंद डाल रहे हैं. कमेटी को पता ही नहीं होता कि राजीव आवास योजना में क्या उनको मिलने वाला है, जेएनवारम में क्या मिलने वाला है. और जो एक आंदोलन का रूप इसको दिया जाना चाहिए, ये सारी बातें भी आ गई. तो हम जो ना ये अपराध हम कर रहे हैं, तो इन सब शंकाओं से और इन चिंताओं से उनको बाहर निकालने का भी हमें प्रयास करना होगा. जब अगर हम एनएफएचआर हैं तो जो चैलेंजेस यहाँ पे निकल के आई हैं, आने वाले 2.5 दिन के अंदर जो है व्हाट विल हैपन इज, जो हम बातें रखेंगे, जो बातें करेंगे, विल सी एज हाउ एज एनएफएचआर वी कैन डील विद ऑल दिस इश्यूज. बात है चाहे मूवमेंट का बात हो, कैसे खड़ा करें मूवमेंट है, बात है कि तमाम शहरों में दिक्कत है उसको कैसे डील करें, मुझे लैंड का पॉलिसीज का नो दैट हाउ एनएफएचआर कैन प्ले अ मेजर रोल इज समथिंग दैट we need to think of. और 2011 में एक स्लम पॉलिसी पास हुआ बिहार में, और उस स्लम पॉलिसी जो बना उसका मुख्य रूप से जो गाइडिंग प्रिंसिपल था, वो मसौदा जो आपको जो ड्राफ्ट पॉलिसी था 99 का भारत सरकार का, मिनिस्ट्री ऑफ पॉवर्टी एलिवेशन, उसको आधार बनाकर ही ये स्लम पॉलिसी जो है वो बिहार में लागू हुआ. और अभी बहुत सारे राज्यों में इसकी प्रक्रिया चल रही है. स्लम का डीलिस्टिंग का भी बात की, कौन स्लम किसको कहते हैं और कहाँ हम उसका आकलन जो सर्वे है उसको कैसे करना है, कुछ बातें इसमें आई हैं और कुछ बातें उनके पक्ष में नहीं भी है. जैसे प्रॉपर्टी राइट देने की बात है कि उनको परमानेंट प्रॉपर्टी राइट का बात इसमें नहीं करता स्लम पॉलिसी. 25 साल के लीज की बात होती है और आफ्टर 25 ईयर उनका रिन्यूअल का बात करता है. राजीव आवास योजना में कहीं ना कहीं आपको प्रॉपर्टी राइट स्लम डोनर्स को देने की बात है. और स्लम पॉलिसी इज अ गाइडिंग फोर्स बिहाइंड इन फॉर्मुलेशन ऑफ स्लम प्रॉपर्टी राइट एक्ट. तो उसमें जब तक स्लम प्रॉपर्टी राइट यदि एक्ट बनाना है तो उस चूंकि देखिए प्रॉपर्टी राइट एक्ट जहां लैंड की बात आती है तो इज ए स्टेट सब्जेक्ट, लेकिन स्लम राइट्स कैसे मिले और उसमें जो हमारे झुग्गी झोपड़ी के लोग हैं, जो हमारे मलिन बस्ती के लोग हैं, उनका वो अधिकार कैसे प्रोटेक्टेड हो गिवन द कंडीशन ऑफ द स्टेट, वो एक कहीं ना कहीं राष्ट्रीय स्लम में उसका रिफ्लेक्शन होना चाहिए. एक सबसे बड़ा मुद्दा हमारे स्लम नीति में ये कहीं ना कहीं आएगा. So what I was thinking is when we're talking about the policy, when there are existing legislations, do we, I mean, there are various pieces of legislation in different parts of the country. So do we have a kind of understanding on what are the existing plus points as well as the minus points of all these legislations? If that could be a starting point for this forum itself, I think we'll be able to get a good national perspective. If you are asking for demanding for a national policy, whether that will supersede the state policies. अगर हाउसिंग पॉलिसी में जाएं तो हाउसिंग एंड हैबिटेट पॉलिसी है, अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी है, रे अपने लेवल पे कुछ चीज़ें डिफाइन करता है. पूरी पॉलिसी का मोटिव ये भी है कि कैसे जो ज़मीन का जो एग्रीकल्चर लैंड में का भी इस्तेमाल कैसे हम उसको कर पाएंगे, तो ज़मीन का ज़्यादा को रियल इस्टेट के लिए कैसे उपलब्ध करा सकते हैं. बात करेंगे हाउसिंग पॉलिसी की या स्लम पॉलिसी की, तो उनके पास कुछ ना कुछ आइडिया है, दे हैव सम आइडेंटिटी प्रूफ. जो स्लम में रहता है
वो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज कर रहा है स्टेट, उसको वो सर्विसेज देने में फेल्योर है, इसलिए वो स्लम में रह रहा है। जाहिर तौर पे वी डोंट वांट स्लम पॉलिसी एट ऑल, वी वांट हाउसिंग पॉलिसीज, वी वांट हाउसिंग एक्ट, एक्चुअली नॉट इन पॉलिसी, एक्ट चाहिए हमको जो। लेकिन शॉर्ट टर्म में शायद हम इसको लेके चलेंगे, लॉन्ग टर्म में हमारा आइडिया होगा, बट शॉर्ट टर्म के अंदर हमारा वी नीड टू कम अप विद क्रिटिक्स ऑफ ऑल द पॉलिसीज। Housing policy is a positive one. Every government wish to deliver it. Slum policy is a negative one. कोई सरकार स्लम पॉलिसी लागू करना नहीं चाहेगी क्योंकि उससे बदनामी होता है। आप एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हमारे यहाँ स्लम है, हमारे यहाँ सेकंड क्लास सिटीजनशिप है, और कोई ऑफिशियली एक्सेप्ट करना नहीं चाहेगा। हाउसिंग पॉलिसी इज अ वेरी पॉजिटिव फ्रेमवर्क क्योंकि आप उसमें एफोर्डेबल हाउसिंग की बात करते हैं और पॉलिसी हमेशा लॉन्ग टर्म होता है। स्लम पॉलिसी की जब हम बात करेंगे तो जितना शॉर्ट टर्म हो उतना बेहतर है कि उतने कम समय तक सरकार की बदनामी होगी। If we are looking at the policies and if we are reviewing it, it will be good that if we can get anyone technical from the field to assist and look at them as well from that perspective, because we all bring in only one perspective. The other perspective from a technical and a policy point of view does not come in. क्या ये जो स्कीम्स और पॉलिसी जो हम रिव्यू करने जा रहे हैं, लिस्ट करने जा रहे हैं, तो क्या ये एक दूसरे को कंट्राडिक्ट करते हुए अल्टीमेटली जो जहाँ पे है उसको वहीं पे बनाए रखना चाहते हैं क्या? Delhi has a population approximately 1.5 lakh. तो फिर हमने एक RTI डाला और डाटा मांगा तो 30,000 सेंसस में आए अल्टीमेटली होमलेस पीपल। तो दिस शोज कि किस तरह से मतलब सरकारी यंत्र है कि एक्सक्लूड करता है शहरी गरीब को। 1.5 लाख लोग हैं तो आप 30,000 का आंकड़ा बताओगे तो उसके लेवल पे उस तरह की पॉलिसी बननी चाहिए, लेकिन वो 30,000 का आंकड़ा लेके वो अभी चल रहे हैं और रिकॉर्ड पे भी 30,000 का ही है। अगर उनके पास वोटर ये राशन कार्ड अभी का है तो पिछला राशन कार्ड भी होना चाहिए। कई बार एविक्शन में वो राशन कार्ड चले जाते हैं, कई बार वो रिन्यू कराते हैं तो पुराना वो रख लेते हैं और वो नए के हिसाब से उनसे बात करते हैं। 2009 कहीं भी किसी स्टेट में इतना लेटेस्ट नहीं है, लेकिन वो 2009 पूरा छला हुआ है। उसके पीछे जो 3-4 और क्राइटेरिया है उससे 70% से ज़्यादा लोग एक्सक्लूडेड हो जाते हैं पूरे सर्वे में। Because of that, this kind of survey they do every time. So whatever data they want, so they want data of street vendors. Once again they start doing survey in the slums. But there are in every municipal corporation there is a specific guidelines to identify slum dwellers. Not only slum dwellers, in different communities. There are street vendors. There are physical handicapped people. Many stakeholders are there. They have to identify through the process. Finally, the ward committee, whatever Indira Mad committee, will decide who are the real genuine slum dwellers. Otherwise, in our case, 40% are bogus binamis in every housing scheme. अगर हम बात करें तो सिर्फ 20% लोगों को ही जो है शायद वहाँ पे राशन कार्ड जो है मतलब मिला होगा, और बाकी के लिए आज भी हम जो है फाइट कर रहे हैं। वोटर आईडी कार्ड के लिए अगर हम बात करें तो शायद सर के वो प्रयास से बहुत सालों पहले 3-4 सालों पहले कि बेघरों को भी जो है राशन कार्ड मिलना चाहिए, बेघर नागरिकों को, तो वो ऑर्डर तो आया, लेकिन ऑर्डर आने के बाद भी जो है आज भी उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा है, जिसको लेकर हम काफ़ी फाइट कर रहे हैं। और मेरे पास आंकड़ा है कि जो म्यूनसिपालिटी का लिस्ट हमारे पास है जो 12 शहर का, उसमें म्यूनसिपालिटी के हिसाब से 1942 स्लम है और हमारे हिसाब से होता है 3200-3300 रुपये जाता है। तो यू कैन से इट्स अ सिंपली डबल। नगर निगम का अपना कोई ऐसा स्ट्रक्चर नहीं था और नहीं उनके पास कोई ऐसी संख्या थी जिससे उनको मालूम होता है कि वाराणसी शहर में अर्बन होमलेस लोगों की संख्या क्या है। मुख्य रूप से यही स्पष्ट हो रहा है कि गवर्नमेंट के पास अपना कोई भी मैकेनिज्म नहीं है कि जिससे वो एक हेड काउंटिंग या इन्यूमरेशन का काम कर सके, जिसमें से 2000 लोग मुंबई में अननोन डेथ होते हैं। अननोन डेथ मतलब कि होमलेस की डेथ होती है हर साल। 5909 लोग जो है करीब हर साल जो है मुंबई में सड़कों पे मरते हैं। प्राइवेट पार्टी डेटा कलेक्ट करती है तो बहुत बार लीगल सिस्टम उसको एक्सेप्ट करने में हिचकिचाता है। ये दिल्ली का एक्सपीरियंस है हमारा, आपका गुजरात का पॉजिटिव एक्सपीरियंस है, तो ये बहुत बढ़िया बात है। द इश्यू तो आप लोग कह रहे हैं मतलब वो हम लोगों ने पाया है कि व्हेन इट कम्स टू द होमलेस पीपल, द स्लम ड्वेलर्स, एक्चुअली इट इज नॉट ओनली क्वेश्चन ऑफ कि कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होता वहाँ पे इन टर्म्स ऑफ सर्विसेज एंड ऑल दैट, दे एक्चुअली डोंट इवन वांट टू काउंट देम, दे वांट टू अंडर रिपोर्ट इन ऑल, and that's the reason why there's huge under reporting as such. सूरत में भी देखा गया कि 40,000 मकान बना दिए पहले JNRM में,
और जब 2007 में मैंने लिस्ट मांगा कि भाई कितनी बस्ती को तोड़ने वाले हैं, तो उसके मुताबिक 115 बस्ती को तोड़ने वाले थे। फिर बाद में हमें लेटेस्ट मांगा तो उसमें 275 बस्ती को तोड़ा गया है। तो ये एन्यूमरेशन को हमको कैसे इस्तेमाल करना है, इसको भी बहुत ध्यान से देख करके इस्तेमाल करना ज़रूरी है, क्योंकि कई बार ये एन्यूमरेशन गलत हाथों में चला जाता है और उसका फिर बहुत मिसयूज़ किया जाता है। और ख़ास बात यह है कि उस सेंसस के डेटा में झांसी, गाजियाबाद भी शायद उसमें, ये दोनों स्लमलेस सिटी हो गए हैं, स्लम फ्री नहीं है। स्लम तो है, सेंसस से स्लमलेस हो गए हैं। सेंसस कुछ और बोलता है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कुछ और बोलती है, स्टेट अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट कुछ और बोलता है और डिस्ट्रिक्ट अर्बन डेवलपमेंट कुछ और बोलता है। तो आपको डाटा का एक कम से कम हमारे पास कौन क्या बोलता है उसका एक मॉनिटरिंग होना चाहिए। You give it back to the community and say, "Bhai, this is the official data. Please tell us if it is correct, and take your time, maybe 1 month's time. If you are in a hurry, then that problem of a lot of suspicious elements will come." So this is what I just wanted to add to that what he said, because if we have an official data, which is the official data, then to contest it is what the community has done. कि हम लोगों ने हमारे इंदौर की जितनी बस्तियों में ये लोग जा रहे हैं उसके पहले हम लोगों ने पहुंच के अपना एक अलग से डाटा तैयार किया और उसमें ये किया है कि अगर एडल्ट बच्चे हैं जिनका शादी होने वाला है उनको भी उसमें इंक्लूड किया है कि उनको अलग से मिलना चाहिए। और साथ में अगर कोई किराएदार है पर वो है तो गरीब ही, जो शहर में कहीं ना कहीं बाहर से काम करना है, मजदूरी करना है, उसको भी एक अलग उसमें जोड़कर काउंटर अपनी तरफ से दिया है और उनको मानना पड़ रहा है। जब हम लोगों ने उनको दिया तो हम लोगों ने 225 का लिस्ट दिया था उन लोगों को भी कि जो कम्युनिटीज़ हैं उनका मोहल्ला समिति का रजिस्ट्रेशन हो जाए, क्योंकि एक बार उनका मोहल्ला समितियों का रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तो फिर बिना आप उनसे पूछे कुछ नहीं कर सकते। वो एक कोशिश है बस जिसको हम लोग करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको कैसे इंक्लूड कर सकें चीज़ों में। From Madurai. So what we did was we started translating the community participation guidelines of Rajiv Awas Yojana, started giving it, sending it across to the slums. So that they started questioning the officials saying, you did not do these processes, so we are not going to accept your data, you better re-enumerate. And why we had to take up this thing in Tamil Nadu is because they've outsourced the entire Rajiv Awas Yojana survey to a private player. They've outsourced it completely to one private limited company. So this was the process that is being adopted in Tamil Nadu. बच्चों का सर्वे के बारे में सर्वे तो करना है और दूसरी बात है कि उनके लिए शेल्टर ओपन करना है तो फर्स्ट जे एक्ट में रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा ऑर्गेनाइजेशन। ऐसा तो शेल्टर ओपन करके कोई बच्चे को शेल्टर में नहीं रख सकते। Already the 2011 started, the government is remuneration of the urban homeless surveys. Only the government is doing in only on shelter. Bangalore also have 11 shelters. Says how in UK, USA, Australia, UID has been disbanded, and why in India we are doing it? We are incurring costs. जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की बात किया था उसमें आपने बताया था कि द कम्युनिटी पार्टिसिपेशन भी था पार्टनरशिप में, लेकिन वो किस लेवल पे था हम लोग को उसको भी सोचना चाहिए, क्योंकि पीपीपी मॉडल का पूरा हम जानते हैं कि उसमें क्या हो रहा है। पब्लिक को क्या टोकन ऑफ उनका पार्टिसिपेशन है या किस टर्म में पार्टिसिपेशन है वो। कल शाम को दो मुद्दे थे जिनके ऊपर बात हुई थी एनएफएचआर को लेके। एक तो ये था कि एनएफएचआर का स्ट्रक्चर आगे आने वाले दिनों में कैसा होगा, दूसरा एनएफएचआर की विजिबिलिटी कैसे हम कैसे एनएफएचआर एज ए नेटवर्क पूरे देश में राज्य के स्तर पे और शहर के स्तर पे किस तरह की एक्टिविटी करे जिससे कि उसकी विजिबिलिटी स्टेब्लिश हो पाए। यदि हम लोग एनएफएचआर को लेकर आगे चलने की बात कर रहे हैं, राष्ट्रीय स्तर पे इसको स्थापित करने की बात कर रहे हैं, और ये इसलिए भी जरूरी है कि जो लड़ाई हम लोग आवास के अधिकार को लेके, लाइवलीहुड के अधिकार को लेके, उनकी पहचान को लेके जो हम लोग काम कर रहे हैं अभी, उसमें एनएफएचआर किस प्रकार से उनके इन तमाम अधिकारों में सहायक की भूमिका होगा, और जो लोग इस संघर्ष को लेके चल रहे हैं उसको ये कैसे फैसिलिटेट करेगा, उसको ये कहां पर मदद पहुंचा पाएगा। तो सबसे बड़ा जरूरी चीज होता है कि जो संगठन, जो समुदाय जिन अधिकारों को लेके लड़ रहे हैं, जो जिस संघर्षरत हैं, उनको एनएफएचआर कहां पर हैंड होल्डिंग कर सकता है, सहयोग कर सकता है, उनका मनोबल बढ़ा सकता है, ये मुद्दा था। और जब उनको सहयोग मिलेगा तो निश्चित तौर पे एनएफएचआर का जड़ जो है वो राज्यों और शहरों में मजबूत होगा।
एक्सक्लूजन की बात हो रही है, डेलिबरेटली उनको शहर से हटाने की बात हम कर रहे हैं, और वो एक सिस्टमेटिक अप्रोच है। सेंसस में शहरी गरीबों की क्या संख्या है, स्लम डवेलर्स की क्या संख्या है, बेघरों की क्या संख्या है, इसके लेके एक चीज तो है कि सरकार इनको चिन्हित करने के लिए उस दिशा में प्रयासरत है। कम उनका आकलन हो, ज्यादा आकलन हो, ये उनका पॉलिटिक्स है। सेंसस का रिपोर्ट कल हम लोग तय किए थे कि जो काउंटिंग हुआ है उस काउंटिंग में कम लोगों को गिनने का डेलिबरेट प्रयास हुआ है। जो 28 फरवरी को जो काउंटिंग हुआ था, बेघरों का जो काउंटिंग हुआ था, और उसके पहले स्लम डवेलर्स का जो काउंटिंग हुआ है, सेंसस में उसको कम करके आकलन की बात है। तो हमारे पास सारे आंकड़े हैं। अब सवाल उठता है कि इस आंकड़े को कैसे हम लोग स्थापित करें। सरकार का ही आंकड़ा है, ऑफिशियल आंकड़ा है, और एक आंकड़ा हम लोग जो तो कहीं ना कहीं एनएफएचआर को इसमें इंटरवेन करना चाहिए, और वो इंटरवेन का स्ट्रैटेजी राज्य स्तर पे तय होना चाहिए। हम लोग इसमें लीगल इंटरवेंशन कर सकते हैं, हम लोग उसमें पहल फाइल कर सकते हैं, एनएफएचआर के बैनर की तरह ये तय करना होगा। एविक्शन एक बड़ा मुद्दा होता है। अगर एविक्शन पे हम स्टैंड लेते हैं तो तुरंत हमारे साथ कम्युनिटी सीधे तौर पे जो लोग सीधे तौर पे जो उससे जो स्ट्रगल कर रहा है स्लम में या बाकी तबके, वो हमारे साथ जुड़ेंगे। और हम उसमें, जैसे अभी हुआ दिल्ली में, हमने देखा कि हमने कुछ स्लम में एविक्शन हो रहा है और हमने पीआईएल किया और स्टे लिया, तो कम्युनिटी सीधे तौर पे हमारे साथ जुड़ी कि नहीं, ये हमारे लिए एक मंच है। तो हम क्या ऐसा स्पेस क्रिएट करें कि नहीं, थीमेटिक एक ग्रुप होगा जो उनके लिए काम करेगा। जैसे कल बात हो रहा था कि एविक्शन होता है तो वहाँ एनएफएचआर की तरफ से कोई जाए और फैक्ट फाइंडिंग करे या वहाँ जाकर के सॉलिडारिटी दे। तो इस तरह के हमें निकालने पड़ेंगे आने वाले समय में, जो इन थीमेटिकली सपोर्ट करे। और मतलब उसमें ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा लॉजिस्टिक और बहुत बड़ा एक्सपेंसेज और उससे जुड़ा हुआ है, लेकिन एक मोरल सपोर्ट, एक सॉलिडारिटी सपोर्ट, एक उनको वैल्यू एड करे उनके पूरे संघर्ष में, तो लोग हमारे साथ जुड़ेंगे। The co-conveners of NFHR have spoken about. I agree with most of it, in fact, almost all of those. And I'm glad that in this meeting, we are trying to give it a structure. I think in earlier meetings, we tried to give it a structure, but maybe it was not a workable structure. But this time, the coming up of our secretariat is very important. I think the secretariat, for the time being, is only going to be housed in 28 लोधी इंस्टीट्यूशनल एरिया। सभी लोग एनएफएचआर के हिस्से हैं। ऐसा नहीं है कि कोई एक संगठन जो है इसको चला रहा है। जितने भी संस्थाएं इसमें हैं, संगठन हैं, जितने मूवमेंट्स है, हमारे जो सिटी मेकर्स हैं, शहर निर्माता है, नगर निर्माता है, जो बनाई हमारी सूरत से, स्लम से जो है, सब लोग इसके हिस्से हैं। क्योंकि हम इस बात को मानते हैं कि दरअसल शहर पनपता है जब गाँव उजड़ता है, और गाँव उजड़ता तब है क्योंकि वहाँ पे रोजगार नहीं है, मकान छोड़ के लोग आते हैं शहर में बेघर होने के लिए। तो ये एक कड़ी है, इस कड़ी को भूले ना हम लोग जो है, किस तरीके से हमारे प्रयासों से लोग जहाँ हैं वहाँ रहें, चाहे शहर है गाँव, वो प्रयास हमारा रहेगा। एनएफएचआर का एक जो रोल है कि किस तरीके से जो शहरों में तमाम चीज़ें हो रही हैं, जो हमारी सेक्रेटरी की हम बात कर रहे थे, तो कैसे एनएफएचआर का सेक्रेटरी जो है विल बी एक्टिव, कि जहाँ जहाँ पर भी अगर कोई एविक्शंस हो रहे हैं या कुछ चीज़ें हैं तो समय समय पर हमारे स्टेटमेंट्स आते रहें, बीइंग मेंबर्स ऑफ एनएफएचआर। और दूसरा है एनएफएचआर सेक्रेटेरिएट, वी कैन आल्सो इशू स्टेटमेंट्स कंडेमिंग सच थिंग्स, यू नो। तो ऐसा नहीं है कि कोई सेंट्रलाइज चीज़ होगा कि एनएफएचआर जब तक दिल्ली से या कहीं से स्टेटमेंट नहीं आता आप कुछ बोल नहीं सकते हैं। आई थिंक वी वुड नीड टू डिसेंट्रलाइज एनएफएचआर। पूरी रिस्पेक्ट देते हुए आप लोगों के सेंटिमेंट्स को, आई टेक ऑन द रोल ऑफ कन्वेनर, बट येस, फॉर मी ईच वन ऑफ यू एक्चुअली इज अ कन्वेनर ऑफ एनएफएचआर। मेघालय के छोटे से गांव में जो एक हंगामा हुआ है, वहां अगर ठंडी हवा बह रही है तो दिल्ली में, बिहार में, उत्तर प्रदेश के लोगों को सर्दी हो जानी चाहिए, वहां के लोगों को तकलीफ होनी चाहिए, इसलिए एनएफएचआर है। दिल्ली में एक कंसल्टेशन हम लोग लेना चाहिए बिल्कुल जल्दी, और इस पे हम लोग फोकस करें। जैसे सब जो इश्यूज हम लोगों ने इसमें लिया है, वो सारे इश्यूज को हम लोग इकट्ठे देख पाएंगे जब हम लोग एक हाउसिंग राइट्स बिल को देखते हैं। तो व्हाट इज अ पॉसिबल, जैसे कि हमारा शीर्षक इस तरह हो कि व्हाट इज अ पॉसिबल हाउसिंग राइट्स बिल फॉर पीपल विच विल बी लॉजिकल, रेलेवेंट, एटसेट्रा।
और उसके ऊपर देन वी कैन डू अ मैसिव मोबिलाइजेशन ऑल ओवर इस बात पे. लेट अस डू दिस इज व्हाट वी वांट. हम जब फोरम की बात करें, एक आध सत्र हमें लगता है कि इस तरह के बच्चों के ऊपर विशेष तौर पर रखना चाहिए जो जिनको खास मुश्किलें होती हैं उसमें प्लेटफॉर्म पे या स्ट्रीट चैलेंज की अगर हम बात करते हैं तो इस सत्र में हम बात करेंगे कि हमारा एक्शन प्लान क्या होगा और ख़ास करके वो रोल्स भी हम लोग को असाइन करने होंगे कि कौन क्या जिम्मेवारी लेगा. साथ साथ जो एक और बात है कि NFHR का जो स्टेट लेवल लॉन्चिंग है या स्टेट लेवल जो एक्टिविटीज़ है उसको भी हम आने वाले समय में करेंगे. अगर इनके लिए अगर आप अपने मैनिफेस्टो में अगर ये चीज़ शामिल करते हैं तो ये पूरा वोट बैंक आपके साथ जुड़ जाएगा. वो जुड़ता है नहीं जुड़ता है, हमारे कहने से कोई वोट देता है नहीं देता वो अलग बात है, लेकिन फिर भी हम लोगों को एक पूरी टीम के साथ जो भी लॉबिंग एडवोकेसी में है तो राज्य स्तर पर भी और राष्ट्रीय स्तर पर भी और शहरी स्तर पर भी ये हम लोगों को करने की ज़रूरत है. ये एक बड़ा एक अहम सवाल है कि जैसे दिल्ली में अभी जो रिलोकेशन हो रहा है तो लोगों को 40 किलोमीटर दूर फेंका जा रहा है सिटी से. वहाँ पे ना कोई लाइवलीहुड है, ना कोई ट्रांसपोर्टेशन है, ना कुछ है. और जब इंस्टीट्यूट की भी बात जब चल रही है जैसे खासकर कठपुतली कॉलोनी में तो उनको मल्टी स्टोरी इसमें दिया जा रहा है. तो अगर स्टडी हम कर सकते हैं 3 या 4 सिटीज़ में तो ठीक रहेगा. आवास के मुद्दे पे बातचीत कर रहे हैं और आवास में खाली हम मकान छत की बात नहीं कर रहे हैं, हम उन सारी चीज़ों को लेकर बात कर रहे हैं. तो हमको 1 और 2 मुद्दे चिन्हित करके उस पर बिल्कुल पूरे देश में एक साथ उस कैंपेन को चलाना चाहिए और लॉबिंग सिर्फ उसके इर्द गिर्द करनी चाहिए. जिनका सपोर्ट मिलता है उनको लेके करेंगे तो कैंपेन बहुत बड़ा होगा और अच्छा होगा. बहुत सारे वायलेशन हुए हैं, उसके पर कोई स्टडी या रिव्यू इवोल्यूशन या हियरिंग नहीं हुआ है. अगर 17-18 स्टेट में हम जा रहे हैं तो टाइम तो चाहिए उसमें, लेकिन ये होना बड़ा ज़रूरी है क्योंकि उसके साथ हम पूरी जो प्रक्रिया चलाया है वो हम बताएं कि ऐसे ऐसे प्रक्रिया चली है और अब हम स्टेट पे इसको हम इस पे बात कर रहे हैं. हम लोग स्पेसिफिक शेल्टर राइट्स की बात कर रहे हैं और यहाँ पे हाउसिंग राइट्स तो वो एक पूरा स्पेक्ट्रम है शेल्टर टू हाउसिंग. सो आई वुड से एट दिस स्टेज CSO फोरम एक अंडरस्टैंडिंग हाउसिंग राइट्स के ऊपर समझ बने उस पॉइंट ऑफ व्यू से पार्टिसिपेट करना चाहिए एंड ग्रेजुअली it comes under NFHR umbrella. Can we just some of us can we just go into various slums, sit with people और एक दिन एक चर्चा करें कि उनके एस्पिरेशंस क्या हैं. इसको आप हर स्टेट में अगर आप ट्रांसलेट कर सकते हैं क्योंकि ये हिंदी दिल्ली का है तो दिल्ली के लॉज और पॉलिसीज़ हैं, नेशनल लेवल्स भी हैं, इंटरनेशनल लेवल के पॉलिसीज़ भी हैं. तो हम आपको इंग्लिश का एक डॉक्यूमेंट दे सकते हैं जो दिल्ली का निकाल के आप अपने शहर का जो है वो डाल के आप ट्रांसलेट करके पब्लिश कर सकते हैं. वो एक चीज़ होगा कि आप इमीडिएट एक्शन आप ले सकते हैं. मतलब दिल्ली में अगर हम करेंगे तो पूरे सब जगह से सारे स्टेट से जो हैं जो लोग काम करते हैं अलग अलग इशूज के साथ में, अगर वो लोग अपने साथ में 2, 4, 5 लोग लेके आके अगर वहाँ पे हम अगर धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम करते हैं तो एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट होगा और एक दबाव जो है प्रेशर जो है पड़ेगा उसको लेकर. मुझे लोक प्रतिनिधि है उनके साथ में तो उस इसमें जिसको हम राजनैतिक जो अगुवाई है या हमारा इंटरवेंशन है वो कैसे होगा उस बारे में अभी थोड़ा सोच करते हैं. और जब हम लोग इस बात को करते हैं कि जो अर्बन रिफॉर्म्स जितने तेजी से हमारे देश में 2005 के बाद से लागू हुआ, हमारे जनप्रतिनिधि उससे कंप्लीटली अनभिज्ञ रहे कि कहीं ना कहीं ये निर्णय जो है ऊपर के लेवल पे लिया जा रहा है और उसमें लोगों की भागीदारी नहीं के बराबर है. साथ साथ लोगों की भागीदारी तो छोड़ दीजिए, जो हमारे जनप्रतिनिधियों हैं उनको बताने की भी आवश्यकता नहीं महसूस करी. और ये सारे जो ऑर्डिनेंस ला के सारे को पास किया गया कि जो आज हमारी प्रक्रियाएं चल रही हैं उसमें जो हमारे जो प्रजातांत्रिक जो हमारा मैंडेट है उसको नकारने की बात हो रही है. और तमाम डिसीजन जो हैं वो सरकारी पदाधिकारी और जो वर्ल्ड बैंक के कंसल्टेंट और उनके लोग हैं उनके इन्फ्लुएंस में, उनके द्वारा, उनके प्रभाव में ये तमाम निर्णय होने जाते हैं. इस परिस्थिति को देखते हुए हम लोग कैसे उनके साथ तालमेल बैठाएं और जो नीति है जो देश में चल रहा है जो शहरी गरीबों को प्रभावित करता है उन एजेंडाओं को हम उनके बीच में कैसे स्थापित करें. तो एक एस्पेक्ट है जो बहुत देर तक बहुत हम इग्नोर करते आए हैं क्योंकि हम लोग ग्राउंड पे बहुत हार्ड वर्क कर लेते हैं, हम कोर्ट्स में हार्ड वर्क कर लेते हैं, पॉलिसी लेवल पे कर लेते हैं, पर रियल एंगेजमेंट जो है वो लास्ट रिसॉर्ट होता है जो कि ना हो, जो कि हर एक एक्टिविटी के साथ पैरेलल जाए.
ताकि हम अपनी जो नई बिल जो हम प्रपोज करने जा रहे हैं उसको समय सीमा के रहते हम लॉजिकल एंड तक पहुंचा सके। तो जो मैनिफेस्टो बनेगा तो उसका एक सेल वो बनाएंगे और उसमें मीडिया प्रभारी भी होगा और कुछ ऐसे मेंबर्स होंगे जो सीनियर होते हैं पार्टीज़ के, तो हम उनको टारगेट करें। वो बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं और उनके पास पहुंचना आसान है। ये मुद्दा ऐसा नहीं है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ का मुद्दा नहीं है, ये मुद्दा सारे पॉलिटिकल पार्टीज़ के उसमें आता है, क्योंकि ये बेसिक राइट्स की बात है, फंडामेंटल राइट्स का है। तो रोटी कपड़ा मकान तो सीधे वो बोलते हैं कि हमारा नारा है। हमको जो है उनको भी जो है पकड़ने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर हम उनको पकड़ लेते हैं तो बहुत सारा जो काम है हमारा बहुत आसानी से हो जाता है। There is a parliamentary forum on affordable medicine and pharmaceuticals and everything. So we should think of what we can do on that at that level also. And we should also look at the possibility of sending briefs to parliamentarians before the sessions. संसद और उसके चुने हुए और उसके नाम पे रहने वाले लोग वो अपना दमन का रास्ता निकाल रहे हैं, दूसरी तरफ वो बिल और एक्ट का भी रास्ता दे रहे हैं जनाक्रोश को शांत करने के लिए। तो हमको इस रास्ते को पकड़ना होगा कि हम कितनी ताकतवर लॉबी के साथ। मैं मानता हूं कि हमारा कोई अपना सांसद नहीं है, लेकिन हम इसी संसद में कुछ युवा तुर्क खोज सकते हैं जो अपने पार्टी व्हिप के खिलाफ जनप्रिय मुद्दों को संसद में रख सकते हैं, और ऐसे लोग हैं, खोजना बाकी है। जब असेंबली सेशन चालू होता है और उस दौरान अगर प्रोटेस्ट होता है तो देयर इज़ अ प्रोविज़न कि उनको वो अपने डिस्कशन 0 आवर में वो क्वेश्चंस लेने ही पड़ते हैं, और हमको उसका उपयोग करना चाहिए। अगर हम अभी हमारा पार्लियामेंट्री सेशन के दौरान अगर हमारा प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज होता है तो वी कैन टेक दैट अप डायरेक्टली ओवर देयर। The officialdom, the principal secretaries of concerned departments, municipal administration or whatever, I think they are an important link in the whole chain. We have been talking about lobbying with the politicians and only, but at the government level, there are some very well-meaning officers in the governments. So our approach also should be at some level. तो होता है जैसे अर्बन कमेटी सब जगह है, तो वो कमेटी के जो मेंबर्स हैं उनके पास फंड नहीं होता है, तो वो क्या करते हैं, आप उनके साथ मुद्दा शेयर करते हैं। दे प्रोवाइड यू द विधानसभा एनेक्सी, उनको जो उनके पास जो इंफ्रास्ट्रक्चर वो प्रोवाइड करता है, और ही इशू द लेटर टू द कंसर्न डिपार्टमेंट, जिसमें उस मीटिंग में प्रिंसिपल सेक्रेटरी और के तमाम पदाधिकारियों को आना मैंडेटरी होता है, और तब आप उनके साथ ज्वाइंट तत्वाधान में, ज्वाइंट कोलैबोरेशन में प्रोग्राम करते हैं और उन मुद्दों को स्थापित करते हैं, और उसका जो मिनट्स होता है वो ऑफिशियल मिनट्स होता है, विधानसभा के रिकॉर्ड्स में आता है, और उस रिकॉर्ड्स का जवाब, उसका फॉलोअप जो है वो तय करना होता है। इज अ टूल, क्योंकि कैसे हम विधानसभा के मेंबर के साथ और ब्यूरोक्रेट को एक साथ बैठा के 2 सत्र में, एक पॉलिटिकल सत्र होगा, दूसरा टेक्निकल सत्र होगा, टेक्निकल सेशन में उसको कैसे हैंडल करेंगे, ये चीजों करने में हमारा बात से ज्यादा महत्वपूर्ण वहां होता है, और हम अपने एजेंडा को परसू कर पाते हैं। और उनका वेस्टेड इंटरेस्ट क्या है, वो कमेटी सब डिफंक्ट है, क्योंकि उनको कुछ करना ही नहीं है, ना उनके पास पैसा नहीं है, और हम उनको विजिबिलिटी देते हैं उनके साथ प्रोग्राम करके, जो छोटा मोटा रिसोर्स हमको प्रोवाइड करते हैं, और उनका इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर हम लोग यूज करते हैं। ये पूरी डेमोक्रेटिक प्रक्रियाओं को अभी तक हम ये कह रहे थे कि ये संसद जो हमको छल लगती है, तो वो छल नहीं है। अगर वो छल है तो वो छल क्या है वो समझने की शुरुआत की जाए, और वो किस तरीके से हो रहा है। तो वो जो आखिरी वाला जो सर ने कहा कि आखिरी वाला ये है कि ये पूरी प्रक्रियाओं को समझना पड़ेगा कि लक्ष्यवेधी क्या है, या स्टार क्या है, नॉन स्टार क्या है, 0 आवर्स क्या है। ये वेपन्स है, पार्लियामेंट्री वेपन्स है। ये पूरे पार्लियामेंट्री वेपन्स को समझने की एक प्रक्रिया पूरे एनएफएचआर के साथियों को भी करनी होगी। उसके बाद उन्होंने डेमोलिशन ऑर्डर दिया, पूरा जो 3 42 ब्लॉक्स में निवेले 22 ब्लॉक्स को डेमोलिश करने के लिए उन्होंने कहा, लेकिन ये लोग जो है बीबीएमपी के लोग जो है उन्होंने पूरे जो सारे ब्लॉक्स थे उनको डेमोलिश कर दिया। बीबीएमपी ने एक रेजोल्यूशन डाला है कि यही सही रेजिडेंस है, जो रेंटर्स है
उनका ही ज़मीन है, उनको हम घर देंगे। एक रेजोल्यूशन पास किया था, लेकिन ये जो मैवरिक अलॉटीज़ ने, ओरिजिनल अलॉटीज़ ने उनका घर को मतलब निकालने के लिए कोर्ट केस डाला है और निकाल दिया गया जनवरी में। थैंक यू इजीपुरा के साथियों को और अक्षता और बाकी लोगों को। तो इजीपुरा में भी हम लोग एक सॉलिडेरिटी विजिट करें। कथा सुनो रे लोगो, एक कथा सुनो रे लोगो, एक कथा सुनो रे लोगो। और हम मजदूर की करुण कहानी, हम मजदूर की करुण कहानी और करीब से जानो। एक कथा सुनो रे लोगो, एक कथा सुनो रे लोगो। भाइयों मेहनत से भाई धरती की हुई खुदाई, अपनी मेहनत से भाई धरती की हुई खुदाई। माटी में बीज को बोया, माटी में बीज को बोया, धरती को दुल्हन बनाई, धरती को दुल्हन बनाई। पसीना हमने ही बहाया, पसीना हमने ही बहाया। भूपति ने खूब कमाया, भूपति ने खूब कमाया। और साहूकार के सूद ने हमको, साहूकार के सूद ने हमको, साहूकार के कर्ज ने हमको, साहूकार के कर्ज ने हमको गांव से शहर भगाया, गांव से शहर भगाया। और दान दान को मजदूर तर से, दान दान को मजदूर तर से जीने की कठिनाई। एक कथा सुनो रे भाई, एक कथा सुनो रे भाई। क्योंकि खाने को दाना नहीं, पीने को पानी नहीं, रहने को घर नहीं, बच्चों का स्कूल नहीं। ये कैसा राज्य है भाई, ये छोटा राज्य है भाई, ये कैसा राज्य है भाई, ये छोटा राज्य है भाई। भाइयों विचार जिंदाबाद, 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 विचार जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। इंकलाब जिंदाबाद, 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 इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। कमाने वाला आएगा, लूटने वाला जाएगा, नया जमाना आएगा, हमारा जमाना आएगा। बोल साथियों हल्ला बोल, हल्ला बोल।